स्वागत है आप सभी का स्टडी सीक्यू में। एक बार फिर से आज सामान्य विज्ञान का एपिसोड नंबर 1 लेकर के आए हैं और उन सभी का स्वागत है जो वीडियो तो देखते हैं, लाइक करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडियो तो देख लेते हैं, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना उचित नहीं समझते हैं, उनका भी स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्विज एपिसोड। सबसे पहला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सी कोशिका उत्तरदायी है? देखिए, पहले एक बात समझ लीजिए। आज के दौर में अगर आपको लगता है कि धूप में बैठ कर के विटामिन डी मिलती है और इतना ही पढ़ने से आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे, या भारत का राष्ट्रीय झंडा जो है उसमें कितने कलर होते हैं, ये सब पढ़ करके अगर आप कोई कंपटीशन निकाल लेंगे तो बहुत गलत बात है। अगर आप ऐसा समझते हैं तो अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और घर निकल जाइए, कुछ नहीं कर पाएंगे। चीज़ों को जब तक विस्तार से समझेंगे नहीं, और कोई भी चाहे रेलवे हो, हम खुद रेलवे एम्प्लॉई हैं, तो इसलिए आपको सजेस्ट करते हैं कि कोई भी कंपनी हो या कहीं पर भी आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, तो जब तक आप योग्य नहीं होंगे तब तक आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सी कोशिका उत्तरदायी है, और आपने रट्टा मार लिया है कि प्लेटलेट्स इसका राइट आंसर होता है, तो आप इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। सभी चीज़ों को विस्तार से समझिए ताकि आप उससे संबंधित अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहला क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सी कोशिका उत्तरदायी है? तो देखिए, हम बताते हैं आपको, ब्लड जो होता है, रक्त के 4 भाग होते हैं। ये देखिए, रक्त की ट्यूब है, मान लीजिए नलिका, इसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है। ये जो ब्लड होता है, जो लिक्विड स्टेट में हमको दिखता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। ठीक है। और इसमें 3 कोशिकाएं होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और तीसरी होती है प्लेटलेट्स। ठीक है। तो प्लाज्मा के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। ठीक है। तो आरबीसी सबका अपना अपना वर्क है। देखिए, आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स होता है। ब्लड का कलर लाल होने का रीज़न आरबीसी होता है। कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन भी इसका राइट आंसर होता है। आपसे पूछा जाता है डब्ल्यूबीसी, तो ये इसको बोलते हैं वाइट ब्लड कार्पल्स। और प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स जो होता है ब्लड का थक्का बनाने में मदद करता है। ठीक है। अगर आपके बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी हो रही है तो आपका ब्लड, अगर कहीं पर कट मार्क्स लग जाते हैं, ब्लड फ्लो होता है, तो उसमें रुकावट जल्दी नहीं आएगी। तो प्लेटलेट्स जो है थक्का बनने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट था। हम लोगों ने सीखा कि ब्लड जो होता है उसके 4 पार्ट होते हैं। जो लिक्विड भाग होता है उसको प्लाज्मा बोलते हैं, और प्लाज्मा के अंदर 3 सेल आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तैरती रहती हैं। ठीक है। सॉरी। आइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सी कोशिका उत्तरदायी है? तो प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड कैंसर का दूसरा नाम क्या है? देखिए, ब्लड कैंसर जो होता है इसमें इसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकेमिया। इसमें कुछ ऑप्शन दिए हैं, जैसे एनीमिया। एनीमिया कब होता है? जब ब्लड में आयरन की कमी हो जाती है। आयरन की कमी का मतलब ये है कि जो आरबीसी होता है, सीधा सीधा आरबीसी की कमी, जो आरबीसी होता है उसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में
पाया जाता है आयन, लोहा या आयरन। ठीक है, जैसे ही आपके बॉडी में लोहा या आरबीसी कम होता है तो सीधा सीधा लोहा या हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, और हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने की वजह से आपके बॉडी में आयरन की मात्रा कम हो जाती है, और आयरन की मात्रा जब कम हो जाती है तो आपको हो जाता है एनीमिया, और ब्लड का कलर भी फीका पड़ने लगता है। तो यहाँ पर ब्लड कैंसर के बारे में पूछा गया है, तो ब्लड कैंसर का दूसरा नाम जो है ल्यूकेमिया होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? देखिए, हमने बताया कि जो आरबीसी होता है, आरबीसी इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन जो है दो भाग से मिलकर बना होता है। हिम एक रंजक है। रंजक का मतलब एक कलर, लाल कलर हिम के कारण होता है। और जो ग्लोबिन भाग होता है, ग्लोबिन होती है प्रोटीन। तो ग्लोबिन का ये रंजक होता है हीमोग्लोबिन, जो कि आरबीसी में पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन बॉडी में ले जाता है। किस तरीके से, इसको देखिए। जैसे मान लीजिए कि श्वसन के दौरान जो ब्लड होता है वो हमारे लंग में होता है। देखिए लंग है, ठीक है। लंग में ब्लड उपस्थित होता है, इसको रक्त बोल देते हैं। जैसे ही हम ऑक्सीजन कैरी करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो O2 हमारे ब्लड के पास पहुंचता है, और रक्त में उपस्थित होता है हीमोग्लोबिन। जैसे ही उसको ऑक्सीजन मिलता है वो बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन मिल जाता है हीमोग्लोबिन से और बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बन जाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और यही हीमोग्लोबिन जब हार्ट पंप करता है, हृदय पंप करता है, तो उसके माध्यम से पूरी बॉडी में फ्लो करता है, और जहाँ जहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वहाँ पर ऑक्सीजन देता है और ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये चीज़ हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्लोबिन। ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है। देखिए, जो धातुएं हैं, अधातुएं हैं, आपको बता दें, अब तक जितने तत्व ज्ञात हैं 118 तत्व ज्ञात हैं। 118 118 तत्व अब तक ज्ञात हैं। इसमें से कुछ धातु हैं, कुछ अधातु हैं, और कुछ जो हैं इसमें दोनों के बीच में आते हैं, जिनको बोलते हैं उपधातु। क्या बोलते हैं? उपधातु। अधातु, धातु और उपधातु। अब देखिए, जो धातुएं होती हैं, ब्रोमीन ही एक ऐसा धातु है, अधातु है, सॉरी, ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, द्रवीय अवस्था में। बाकी सभी अधातुएं किस स्टेट में पाई जाती हैं? या तो गैसीय स्टेट में पाई जाती हैं या फिर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, देखिए जो पीरियाडिक टेबल बना है, पीरियाडिक टेबल का मतलब क्या होता है? तत्वों का रखने का स्थान, जहाँ पे तत्वों को रखा गया उसको बोलते हैं पीरियाडिक टेबल। पीरियाडिक टेबल को 7 आवर्त में इस तरीके से 7 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और इस तरीके से 18 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसको वर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको बोलते हैं आवर्त, और जो वर्टिकल लाइन खींची गई है इसको बोलते हैं वर्ग। ठीक है, तो इसमें टोटल तत्वों की संख्या 118 है। और जो सबसे पहले इधर साइड में तत्व होते हैं वो धातु होते हैं। जैसे इधर आपको मिलेगा सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और इस साइड में जो होता है इसको बोलते हैं अधातु। जैसे सल्फर हुआ, फास्फोरस हुआ, ये सभी क्या है? अधातु है। और जो बीच में होते हैं उनको बोलते हैं उपधातु। तो आपने क्या सीखा कि आवर्त सारणी में टोटल 7 आवर्त होते हैं,
जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको आवर्त बोलते हैं, जो वर्टिकल लाइन खींची गई होती है, ऊर्ध्वाधर लाइनें होती हैं, उनको वर्ग बोलते हैं। टोटल 18 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं, और आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या 118 है। और ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? द्रव। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन से संबंधित एक क्वेश्चन 100% आता है, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो रासायनिक नाम पूछता है या फिर कमी से होने वाले रोग पूछता है। देखिए, विटामिन बी की अगर बात करें तो विटामिन बी की कुछ होता नहीं है। विटामिन बी में टोटल 7 विटामिन होते हैं। B1, B2, B3, B4 नहीं होता है, B5, B6। अगर आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि आपके काम का नहीं है, B7, B11 और B12, 3 3 6 2 8 हो गया, टोटल 8 होते हैं। इसमें आपसे रासायनिक नाम पूछा जाता है। जैसे B1 जो होता है उसकी कमी से होता है बेरी बेरी रोग, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और इस B1 विटामिन का रासायनिक नाम है थायमीन। B1 विटामिन का नाम क्या है? थायमीन। विटामिन B2 की बात करें तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट है विटामिन B12 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विटामिन B12 को इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन। और देखिए, इसी में कोबाल्ट पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो या तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो आप बताएंगे साइनोकोबालामीन, और इसी में पाया जाता है कोबाल्ट, नाम से ही पता है। अगर आप विटामिन B1 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या बताया हमने? थायमीन। विटामिन B6 की बात करें पायरिडॉक्सिन, या और विटामिन B5 की बात करें तो पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक अम्ल। सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी कंपटीशन निकलेगा। आप अगर विटामिन B1 पढ़ करके जाएंगे तो विटामिन B5 पूछेगा, तो आप कहेंगे कि एग्ज़ाम ही बाहर से आया है। तो भलाई इसी में चीज़ों को विस्तार पूर्वक समझिए, ताकि उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाएँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? विटामिन B12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी में कौन सी ऊर्जा होती है? देखिए, बैटरी में कौन सी ऊर्जा होती है? विद्युत रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, या फिर रासायनिक ऊर्जा। तो देखिए, जो बैटरी होती है, बैटरी के अंदर डाला गया होता है केमिकल, ठीक है, रसायन, जिसको रसायन बोलते हैं। अब ये जो है रसायन रिएक्शन करके हमको क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं। कौन सी ऊर्जा देते हैं? विद्युत ऊर्जा। जैसे टार्च में अगर बैटरी लगी है तो वो अपने अंदर रिएक्शन करके कौन सी ऊर्जा देते हैं? विद्युत देते हैं। तो क्या होगा? विद्युत और रासायनिक दोनों ऊर्जा उपस्थित होती है, विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा दोनों उपस्थित होती है। अगर चार्जेबल बैटरी है, जो बैटरी चार्ज होती है, तो जैसे ही आप बैटरी को चार्ज करते हैं उसमें केमिकल रिएक्शन हो करके फिर से वो चार्ज हो जाती है बैटरी, और जैसे ही आप फिर से इसको इस्तेमाल करते हैं तो फिर से रासायनिक ऊर्जा बदल जाती है विद्युत ऊर्जा में। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि बैटरी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो बैटरी में होती है विद्युत रासायनिक ऊर्जा। इसका राइट आंसर क्या होगा? विद्युत रासायनिक ऊर्जा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए जो चीज़ों को समझना चाहते हैं और सामान्य विज्ञान को अच्छे से समझना चाहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का निर्माण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण, देखिए, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो आप जानते होंगे। अब जैसे जो प्लांट होता है, चीज़ों को अच्छे से समझिए तभी आप कंपटीशन क्वालिफाई कर पाएंगे। पौधे में जो पत्ती होती है, ठीक है, पत्ती में छिद्र जो होता है जिससे
पत्तियां कह सकते हैं श्वास लेती हैं, उसको बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसी से पानी निकलता है। वेपराइजेशन जो होता है, वेपराइजेशन वाष्पोत्सर्जन जिसको बोलते हैं, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वाष्पोत्सर्जन इसी स्टोमेटा छिद्र से ही होता है। तो पत्तियों में जो छिद्र होता है उसको बोलते हैं स्टोमेटा। प्रकाश संश्लेषण होने के लिए पौधे को भोजन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि इनको वायुमंडल से मिल जाता है। जल चाहिए, जो कि इनको ज़मीन या धरती के अंदर से मिल जाता है। उसके बाद सन की लाइट चाहिए, सूर्य का प्रकाश जब होगा तभी प्रकाश संश्लेषण संभव होगा, भले ही कार्बन डाइऑक्साइड और जल वहाँ पर उपस्थित हो। ये दोनों रिएक्शन कब करते हैं? जब सूर्य का प्रकाश होता है। बनता क्या है? भोजन, पौधे अपना भोजन बनाते हैं C6H12O6, जिसको बोलते हैं ग्लूकोज। तो ये इनका भोजन हो जाता है और भोजन के साथ साथ ये हमको देते हैं ऑक्सीजन। तो सोचने वाली बात यह है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हानिकारक है वो जो है पौधे अवशोषित कर लेते हैं, श्वसन के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं और खुद भोजन बनाते हैं। तो पौधे बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर, प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का निर्माण होता है? ऑक्सीजन का। अगर आपसे पूछा जाता है भोजन के रूप में क्या बनता है, तो ग्लूकोज। आपसे पूछा जाता है प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल मिलते हैं और सूर्य की उपस्थिति में रिएक्शन होती है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन। वीडियो को अंत तक देखिए, हम तो बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि चीज़ों को जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा मत समझिए कि बस इतना ही पढ़ लेंगे प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का निर्माण होता है तो आपसे पूछ देगा कि कौन कौन सी गैसों की उपस्थिति में या किसकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो अगर आपकी आंखें सही हैं, आपको कम से कम कितनी दूरी तक स्पष्ट दिखाई देना चाहिए? ऑप्शन आपके सामने है, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 25 mm या 50 mm। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 25 सेंटीमीटर। अगर आप 25 सेंटीमीटर से किसी भी चीज़ को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं तो आपकी आंखें सही हैं, आपको स्पष्ट दिखाई देता है। चीज़ों को पास लाने, देखने के लिए पास लाना पड़े या देखने के लिए दूर ले जाना पड़े, इससे तो प्रॉब्लम है। 25 सेंटीमीटर ज़रूर दिखाई देना चाहिए। और रेलवे में खास करके आते हैं तो आपका आई टेस्ट बहुत ज़्यादा टफ होता है, जैसे कि 6/6, खास करके लोको पायलट में 6/6 होना चाहिए। 6 mm का अक्षर जो है 6 मीटर से स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। 6/6 का मतलब ये होता है 6 mm का अक्षर 6 मीटर से स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड कैंसर का दूसरा नाम क्या है? ये तो क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। ब्लड कैंसर का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकेमिया। क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है? देखिए, पौधे जो होते हैं, पौधों में जो हरा कलर होता है, देखिए लवक पाए जाते हैं पौधों में, वर्णक और लवक, दो चीज़ें होती हैं। तो पौधों में जो लवक होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिड, क्या बोलते हैं? प्लास्टिड या लवक। लवक 3 होते हैं, प्लास्टिड 3 लवक पाए जाते हैं। एक होता है क्रोमोप्लास्ट। जैसे देखिए पौधों का रंग, किसी पौधे का रंग आप देखेंगे सफ़ेद होता है। सफ़ेद का मतलब क्या है कि अंदर से, जैसे पौधे के 3 कलर हो सकते हैं, या तो पौधा क्या है, कुछ भाग उसका सफ़ेद है, या तो हरा है,
या फिर कोई और रंगीन कलर है। तो जब रंगीन कलर होता है तो उसमें होता है क्रोमोप्लास्ट। क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट। अगर आपसे पूछा जाता है कि पौधे का रंगीन भाग किस लवक के कारण होता है, तो क्रोमोप्लास्ट। हरा किसके कारण होता है, तो क्लोरोप्लास्ट। अगर आपसे पूछा जाता है कि वह भाग जो सफ़ेद दिखाई देता है उसमें क्या होता है, तो ल्यूकोप्लास्ट। क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट। तो 3 प्रकार के लवक होते हैं। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर क्लोरोफिल उपस्थित होता है, और क्लोरोफिल जो होता है उसमें मैग्नीशियम आयन पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का जो एग्ज़ाम का पैटर्न बदल रहा है उसके हिसाब से यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ये नहीं पूछा जाता कि प्रकाश संश्लेषण में कौन भाग लेता है, तो क्लोरोफिल लेता है, ऐसा नहीं है। अब क्वेश्चन बदल गया है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मैग्नीशियम। इसके साथ साथ हम लोगों ने सीखा कि पौधे के जो कलर होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट के कारण होते हैं। अगर किसी पौधे का रंग हरा है, वह भाग जो हरा दिखाई दे रहा है उसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित है, जो सफ़ेद दिखाई दे रहा है उसमें ल्यूकोप्लास्ट उपस्थित है, और जो रंगीन इन दोनों के सिवाय कोई और कलर दिखाई देता है तो उसमें क्रोमोप्लास्ट उपस्थित होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त वाहिका जो किडनी को रक्त की आपूर्ति करती है। रक्त वाहिका जो किडनी को रक्त की आपूर्ति करती है। देखिए कुछ इस तरीके से ब्लड हमारे बॉडी में होता है, ब्लड का सर्कुलेशन। ये मान लीजिए लंग है, ठीक है, लंग मतलब फेफड़ा। अब क्या है, यहाँ पर हार्ट होता है, हृदय, ये पंपिंग करता है, और यहाँ पर हमारी किडनियाँ होती हैं, और यहाँ पर यूरिन रिमूव करने के लिए। अब देखिए हार्ट जो है पंप करके ब्लड को भेजता है लंग में शुद्ध होने के लिए। शुद्ध होने का मतलब क्या होता है कि जो ब्लड अशुद्ध है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो ब्लड शुद्ध होता है उसमें ऑक्सीजन होता है। तो जब ब्लड हार्ट जो है, हृदय जो है फेफड़े के पास भेजता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और जब हम जैसे ही सांस लेते हैं तो जब रिमूव करते हैं, बाहर की तरफ निकालते हैं, जिसको इनहेलेशन बोलते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। और जैसे ही सांस अंदर की तरफ लेते हैं तो ऑक्सीजन आता है और ब्लड से मिल जाता है, ब्लड प्योर हो जाता है। ब्लड प्योर होने के बाद लंग के माध्यम से फिर से हार्ट में आता है प्योर होकर के, और यहाँ पर शुद्ध रुधिर हो जाता है। देखिए आपसे 2 चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जैसे अगर पूछा जाता है ब्लड प्योर कहाँ पर होता है, तो किडनी में होता है डायलिसिस के माध्यम से। लेकिन आपसे शुद्ध अशुद्ध पूछता है कहाँ पर फ्लो होता है, तो लंग में शुद्ध अशुद्ध होता है, ठीक है। तो रक्त वाहिका, अभी जो रक्त वाहिका यहाँ पर होती है जिससे ब्लड बॉडी में फ्लो करता है। देखिए धमनी और शिरा 2 चीज़ें हैं। धमनी जिसको इंग्लिश में जानना है उसको बोलते हैं आर्टरी, और शिरा को वेंस बोलते हैं, ठीक है। जो हार्ट जो है जब ब्लड को पंप करता है, ये मान लीजिए हार्ट है, जब पंप करके बॉडी में भेजता है तो जिसके माध्यम से बॉडी में ब्लड जाता है उसको बोलते हैं धमनी, और जिसके माध्यम से ब्लड वापस आता है उसको बोलते हैं शिरा, ठीक है। धमनी और शिरा, धमनियों के माध्यम से बॉडी में ब्लड जाता है और शिरा के माध्यम से वापस आता है, और बीच में कुछ केशिकाएं होती हैं छोटी छोटी, जिसको केशिका बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जैसे धमनी से क्या होता है, धमनी में अगर आपसे पूछा जाता है कौन सा रुधिर बहता है, तो शुद्ध रुधिर बहता है, क्योंकि बॉडी में जब ब्लड भेजा जा रहा है हृदय के द्वारा तो शुद्ध रुधिर होगा। लेकिन यहाँ पर जो उल्टा होता है, हार्ट जब लंग के पास भेजता है ब्लड को, ठीक है, फेफड़े के पास भेजता है, तो यहाँ पर इधर देखिए अब यहाँ से यहाँ ब्लड फ्लो होता है, तो हार्ट से दूर जाना ब्लड धमनी होता है। तो इस धमनी का नाम होता है पल्मोनरी धमनी। इस धमनी का नाम क्या है? पल्मोनरी धमनी। जब भी हृदय से ब्लड दूर जाता है तो उसको धमनी बोलते हैं। इसी जबकि ये धमनी, अब देखिए साधारणतः क्या है, सभी धमनियों में
शुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन पल्मोनरी धमनी ऐसी है जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और पल्मोनरी सिरा जो होता है, जब ब्लड ऑक्सीजन ले करके फिर से वापस आता है हृदय में, तो यहाँ पर क्या होता है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी सिरा। और पल्मोनरी सिरा में ब्लड जो होता है शुद्ध बहता है। तो बिल्कुल उल्टा होता है, नॉर्मली सिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन पल्मोनरी सिरा जो होता है उसमें शुद्ध रुधिर बहता है। ठीक है। और नॉर्मली धमनियाँ जो होती हैं, धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन जो पल्मोनरी धमनी होती है उसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जाता है। उसी तरीके से वृक्क की धमनी होती है। वृक्क की धमनी में जो ब्लड होता है वो कैसा फ्लो करता है, रक्त वाहिका जो किडनी को रक्त की आपूर्ति करती है। अब देखिए, जो हार्ट है यहाँ से अब किडनी में ब्लड जाता है प्योर होने के लिए। किडनी जो होती है ये जो है डायलिसिस के माध्यम से ब्लड को प्योर करती है। इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वृक्क धमनी। क्या होगा, वृक्क धमनी। चीज़ों को समझ गए होंगे उम्मीद है। जो चीज़ें न समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको समझा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मापा गया ब्लड प्रेशर रक्त द्वारा किस पर लगाया गया दाब होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि जब आप ब्लड प्रेशर मेजर कराते हैं, 80 है, 75 है, या जो भी है, तो आपका कौन सा दाब आपको मालूम पड़ता है, धमनियों का, सिराओं का, केशिकाओं पर, या हृदय पर लगाया गया दाब होता है। देखिए, अगर आप पिछला जो अभी हमने क्वेश्चन बताया है अगर उसको समझ गए होंगे तो इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए, जो धमनियाँ होती है, देखिए जो हमने बताया कि हार्ट जब पंप करता है तो जिससे ब्लड बाहर जाता है उसको बोलते हैं धमनी, और जिससे वापस आता है उसको बोलते हैं सिरा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना ही चाहिए। ये है धमनी। तो जब आप मेजर करते हैं बीपी या ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर जब आप नापते हैं, मेजर करते हैं, तो धमनियों में जो ब्लड फ्लो होता है, कितनी प्रेशर लगा करके कितना तेज़ी से ब्लड फ्लो हो रहा है धमनी में, इसका मेजरमेंट होता है। अगर आपका हृदय सही काम कर रहा होगा तो जितना तेज़ी से वो पंप करेगा उतनी ही तेज़ी से धमनी में ब्लड फ्लो करेगा। अब आप जब प्रेशर नापते हैं आपको पता लगता है कि बीपी लो है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका हृदय जो है स्लो हो गया है, पंपिंग अच्छे से नहीं कर रहा है। और जब आप देखते हैं कि आपका बीपी बढ़ गया है तो पंपिंग बहुत तेज़ हो गई है। तो सीधा सीधा इसका जो है धमनियों का मेजरमेंट होता है। तो मापा गया जो ब्लड प्रेशर होता है वो धमनियों की नलिकाओं पर लगाया गया दाब होता है। ये धमनी है, धमनी में जो ब्लड फ्लो करता है इस पर दाब लगाता है। इसी दाब को हम लोग मेजर करते हैं बाय द इसका राइट आंसर क्या होगा, धमनियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि निम्न में से किसकी कमी हो जाए। तो विटामिन ए, बी, सी, डी ये ऑप्शन है आपके पास, और साथ में विटामिन B1 है, बी नहीं होता है तो B1 है। देखिए, बच्चों में एक रोग होता है रिकेट्स, बच्चों में एक रोग होता है रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से। किसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, जिसमें बच्चों की हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। जैसे कोई बच्चा है उसका पैर ऐसा हो जाता है, कुछ इस टाइप से ऐसे बाउंड हो जाता है, तो इसका मतलब विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी की आपूर्ति अगर आपको करना है तो दूध खाइए, अंडे खाइए, और बच्चों जिनको ऐसी समस्या है वो इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसका जो रासायनिक नाम है विटामिन डी का, फिर से बता देते हैं, कैल्सीफेरॉल है। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ए का नाम जो है पड़ता है रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी का रोग होता है। अगर आपको आँखों की समस्या है तो गाजर खूब खाइए। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। क्या होता है, थायमीन।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? विटामिन डी। निम्नलिखित में से कौन धातु, देखिए वीडियो लंबा जरूर बन रहा है, लेकिन आप अगर एक बार देखेंगे तो साइंस आपको समझ में आ जाएगी, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आप बता पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन धातु है? तो नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, कापर। तो कापर क्या है? एक धातु है, बाकी सभी क्या है? गैसें हैं। ये तीनों क्या है? गैस है। और कापर नाइट्रोजन है। जैसे कापर हुआ, आयरन हुआ, उसके साथ साथ एल्युमिनियम हुआ, ये सभी क्या है? धातुएं हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कापर। थोड़ा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम देखिए, एक होता है धावन सोडा, कपड़ा धोने वाला, और एक खाने वाला होता है बेकिंग सोडा या खाने का सोडा बोलते हैं। बेकिंग सोडा मतलब पकाने वाला सोडा, जो कि खाने में इस्तेमाल किया जाता है, रोटी वगैरह बनती है तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो बेकिंग सोडा जो होता है ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और धावन सोडा जो होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो बेकिंग सोडा आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। आपसे फार्मूला पूछा जाता है, सोडियम कार्बोनेट जो होता है Na2CO3, और इसी में अगर NaHCO3 लगा देंगे तो ये बाइकार्बोनेट, इसमें हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। धावन सोडा पूछा जाता है तो सोडियम कार्बोनेट। तो आज की क्विज़ जो है आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं आपकी जो भी ज़रूरतें सामान्य विज्ञान से संबंधित होंगी, क्वेश्चन से संबंधित होंगी, वो ज़रूर समझ में आई होंगी और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड 2 में।